हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होगे। मैं हूं तान्या मुंजाल और बेटा आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब भाई इस चैप्टर का जो नेम है वो है बेटा गवर्नमेंट बजट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो फटाफट से कोशिश यही रहेगी कि छोटी वीडियो में आपको भयंकर टॉपिक्स पढ़ाने की कोशिश करी जाए। तो फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई गवर्नमेंट बजट क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में से कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है। आगे फिस्कल डिसिप्लिन क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं जिसमें आपकी गवर्नमेंट रिसीट्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन मार्क की क्वेश्चन यहाँ से बहुत बन जाते हैं कि भाई रिवेन्यू रिसीट्स का एग्जांपल बताओ, कैपिटल रिसीट्स का एग्जांपल बताओ, या एग्जांपल दे देंगे आपसे पूछा जाएगा बताओ ये रिवेन्यू रिसीट है कि कैपिटल रिसीट है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहाँ से। आगे बजट डेफिसिट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आपका रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपका फिस्कल डेफिसिट और आपका प्राइमरी डेफिसिट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आ सकता है। आगे हम पढ़ेंगे बेटा बैलेंस बजट और अनबैलेंस बजट क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम। तो भाई अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका बेटा गवर्नमेंट बजट क्या होता है। तो भाई गवर्नमेंट बजट को समझने से पहले ना बेटा आप मुझे बताइए बजट क्या होता है। देखो हर कोई बजट बनाता है ना, अपना एक महीने का बजट बनाता है ना कि भाई मेरे इस महीने में क्या क्या खर्चा हो सकता है, मेरे पास कितना पैसा है और उस पैसे से मैं कितना कितना कहाँ कहाँ खर्चा करूंगी। हर कोई बजट बनाता है। मान लो एग्जांपल लो, आपको एक टूर पे जाना है, आपने सोचा कि भाई इस टूर पे मेरा लगभग 25,000 रुपए खर्च हो जाएगा। ये आपने क्या बनाया, एक बजट बनाया। इट इज योर एस्टिमेटेड फिगर कि लगभग मेरा 25,000 रुपए इस टूर पे खर्च हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 25,000 का 26,000 नहीं हो सकता या 25,000 का 24,000 नहीं हो सकता। दिस इज नॉट योर एक्चुअल बजट, दिस इज जस्ट एस्टिमेटेड फिगर है कि लगभग मेरा इतना खर्चा हो जाएगा। वैसे ही बेटा एक घर को चलाने के लिए जब बजट बनाया जाता है, हर एक चीज के लिए बजट बनाया जाता है, तो देश को चलाने के लिए भी सरकार एक बजट बनाती है कि भाई इस देश को चलाने के लिए एक साल के अंदर गवर्नमेंट कहां कहां खर्चे करेगी और उस खर्चों को करने के लिए गवर्नमेंट कहां कहां से पैसा इकट्ठा करेगी। ये होता है आपका गवर्नमेंट बजट कि भाई एक साल मतलब अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर गवर्नमेंट क्या क्या कहां कहां खर्चे करेगी, गवर्नमेंट कहां कहां खर्चे करेगी और उस खर्चे के करने के लिए गवर्नमेंट किस किस फॉर्म में पैसा रिसीट्स को कलेक्ट करेगी, वो होता है आपका गवर्नमेंट बजट। लेकिन याद रख लेना, इट इज जस्ट एन एस्टिमेटेड स्टेटमेंट, एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है। देख भाई सीधी सी बात है, देश में डेवलपमेंट लानी है, ग्रोथ लानी है तो बहुत खर्चे करने पड़ेंगे। मान लो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि लगभग इस साल लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 100 करोड़ है तो 101 करोड़ नहीं हो सकते या 99 करोड़ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि लगभग इट इज एन एस्टिमेटेड फिगर कि भाई देश की ग्रोथ लानी है, देश में डेवलपमेंट लानी है, तो भाई गवर्नमेंट कहां कहां किस किस एरिया में खर्चे करेगी और उस खर्चों को करने के लिए गवर्नमेंट कैसे कैसे रिसीट्स को लेके आएगी, पैसा इकट्ठा करेगी। चाहे वो बोरोइंग्स करे, चाहे वो टैक्स की फॉर्म में लेके आए, कैसे गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। दिस इज योर गवर्नमेंट बजट। क्लियर है? चले आगे, लो जी। अब आगे हम पढ़ेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स है गवर्नमेंट बजट के। एक या दो ऑब्जेक्टिव मान के चलो पेपर में आ सकते हैं। एक पॉइंट हमेशा मान के चलो, यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, पहला हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। देखो भाई जीडीपी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ाना। जीडीपी का मतलब क्या होता है बेटा, प्रोडक्शन बढ़ाना। अब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, देश में ग्रोथ आएगी और देश में क्या आएगी, डेवलपमेंट आएगी। अब भाई गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि देश में प्रोडक्शन बढ़े, देश का जीडीपी बढ़े, देश में ग्रोथ आए, देश में डेवलपमेंट आए। तो भाई गवर्नमेंट रोड्स बनाए, रेलवेज बनाए, डैम बनाए, स्कूल्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, हॉस्पिटल बनाए, ताकि लोगों को काम मिले, लोगों को
काम मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े देश में, लोगों के पास काम होगा तो लोगों के पास पैसा होगा, लोगों के पास पैसा होगा तो क्या होगा, लोगों के पास काम है, पैसा है, तो देश में गरीबी कम होगी, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम कम होगी। देश में लोगों के पास पैसा है तो वो खरीदेंगे, डिमांड करेंगे, जब लोग डिमांड करेंगे तो बनाने वाला प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा, जैसे ही देश में प्रोडक्शन होगी देश का जीडीपी बढ़ेगा, देश में ग्रोथ आएगी, देश में क्या आएगी, डेवलपमेंट आएगी। समझ पा रहे हो? तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई देश का जीडीपी बढ़ाना है, देश में ग्रोथ लानी है, तो इसके लिए क्या क्या करे गवर्नमेंट, रोड बनाए, डैम बनाए, स्कूल बनाए, ब्रिजेस बनाए, इंडस्ट्रीज खोले ताकि लोगों को काम मिले, लोगों को पैसा है, देश में गरीबी कम हो, देश में लोग डिमांड करे तो बनाने वाला और बनाए, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो देश का जीडीपी बढ़ेगा। क्लियर है? चलें आगे। लो जी, नेक्स्ट है बेटा बैलेंस रीजनल ग्रोथ। फटाफट से समझते हैं। बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मतलब होता है, बैलेंस ग्रोथ का मतलब है, देखो भाई अर्बन एरियाज तो हमारे देश के डेवलप्ड है, अर्बन एरियाज डेवलप्ड है, प्रॉब्लम ये है कि रूरल एरियाज और बैकवर्ड एरियाज जो है ना वो डेवलप नहीं है। बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मतलब है अर्बन एरियाज भी और रूरल एरियाज भी जब दोनों डेवलप्ड हो जाए तो हम उसको क्या कह देते हैं, बैलेंस ग्रोथ आना, यानी दोनों देश मतलब दोनों एरियाज, अर्बन एरियाज भी और रूरल एरियाज भी जब दोनों डेवलप्ड आए तो उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस ग्रोथ आना। देखो अब क्या करे गवर्नमेंट कि बैकवर्ड एरिया भी डेवलप्ड हो, तो भाई बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्रीज खुलवाओ, रोड्स बनवाओ, रेलवेज बनाओ, डैम बनाओ, स्कूल्स बनवाओ, बच्चों के लिए हॉस्पिटल बनाओ, ताकि वहां के एरिया के लोगों के पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज हो, लोगों के पास काम आए, इंडस्ट्रीज होगी तो लोगों के पास काम होगा, पैसा होगा, गरीबी कम होगी उस एरिया की। जब गरीबी कम होगी तो इनइक्वालिटी, जो अमीर गरीब का जो फर्क है ना वो भी कम हो जाएगा, वो एरिया में लोगों की डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो बनाने वाला और बनाएगा, देश का जीडीपी बढ़ेगा, देश में ग्रोथ आएगी, देश में डेवलपमेंट आएगी। समझ पा रहे हो? ये है आपका कि भाई गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए बैकवर्ड एरियाज की डेवलपमेंट के लिए, वहां पे रोड्स, रेलवे, डैम, स्कूल, ब्रिजेस, इंडस्ट्रीज वगैरह बनवाओ, लोगों को काम मिले, लोगों के पास नौकरी हो, पैसा हो, गरीबी कम हो, ताकि डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, वो एरिया तरक्की करे। क्लियर है? नेक्स्ट गवर्नमेंट ने क्या किया, सेज पे फोकस किया। सेज का मतलब है बेटा आप यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखो भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब ये है गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना बैकवर्ड एरिया में, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना बैकवर्ड एरिया में, इसलिए गवर्नमेंट सेज लेके आई थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बेसिकली लोगों को ये बोला था कि अगर तुम अपनी इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड एरिया में खोलोगे तो हम तुम्हें स्पेशल बेनिफिट्स देंगे, तुम्हें टैक्स की छूट मिलेगी, रॉ मटेरियल तुम्हें सस्ते दामों पे मिलेगा, ये तुम्हें स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे। इसलिए लोगों को अवेयर किया, लालच दिया गया कि तुम अपनी इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड एरिया में खोलो। इससे वो उनको मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का ये था कि जब इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरिया में खुलेगी तो वहां के लोगों को, उस एरिया के लोगों को काम मिलेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, उस एरिया की गरीबी कम होगी, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम कम होगी, वो एरिया डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, तरक्की होगी उस एरिया की। क्लियर है? समझ आया? तो चलते हैं भाई अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि भाई गवर्नमेंट प्रोडक्शन तो बढ़ाए, बहुत अच्छी बात है, देश में प्रोडक्शन बढ़ाए, बट प्रोडक्शन को बढ़ाते हुए दो चीजों का जरूर ध्यान रखें। पहला है प्रॉफिट मोटिव, दूसरा है सोशल वेलफेयर। ये दो ऑब्जेक्टिव थे कि भाई अपने गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करे कि गवर्नमेंट के दोनों ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाए, प्रॉफिट भी कमा ले और समाज का भी भला हो जाए, दैट इज सोशल वेलफेयर। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो गवर्नमेंट ने अल्कोहल पे टैक्स बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने अल्कोहल पे टैक्स बढ़ा दिया, दारू शराब पे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया। क्या ऑब्जेक्टिव था? आप सोचो, टैक्स बढ़ाने से क्या होगा? टैक्स बढ़ाने से ये होगा कि वो अल्कोहल महंगी होगी तो ये फायदा होगा कि महंगी होगी, प्राइस बढ़ गया तो लोग अब उसको कम खरीदेंगे, डिमांड कम होगी तो ऑब्वियसली एक तो ये क्या हो रहा है, सोशल वेलफेयर हो रहा है। सिंपल सी बात है, जब लोग दारू जैसी नशे वाली आइटम्स ये चीजें कम खरीदेगी तो एक तो देश का भला होगा, सोशल वेलफेयर होगा। दूसरा क्या किया? टैक्स बढ़ाने से
कुछ लोग क्या होते हैं, आदती होते हैं, हैप्चुअल होते हैं, वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, है ना। तो ये क्या हुआ, टैक्स बढ़ाने से गवर्नमेंट की आमदनी टैक्स की फॉर्म में जो गवर्नमेंट के रिसिप्ट बढ़ने लगे, यानी गवर्नमेंट को क्या होने लग गया, प्रॉफिट होने लग गया। यही बात कर रहे कि गवर्नमेंट इस तरीके से काम करे कि गवर्नमेंट के दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाए, सोशल वेलफेयर भी और प्रॉफिट मोटिव भी। एक और एग्जांपल मैं इसको बताती हूँ। अगर आपको याद हो 2016 में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में इवन और ऑड पॉलिसी लेके आई थी, है ना। ऐसा होता था भाई, एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेगी, एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलेगी। अगर अपोजिट हो गया तो वो चालान लग जाते थे ना। अगर मान ले जिस दिन इवन का नंबर है, अगर ऑड वाली गाड़ी आ गई तो उस पर चालान कट जाता था। ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके, यानी सोशल वेलफेयर। अगर उल्टा हो गया, अगर उन्होंने रूल तोड़ दिया, इवन वाले दिन ऑड वाली गाड़ी आ गई तो चालान कटेगा, चालान की फॉर्म में गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, यानी गवर्नमेंट को क्या हो रहा था, प्रॉफिट भी हो रहा था। तो यही करो भाई, इस तरीके से काम करो कि गवर्नमेंट के दोनों ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाए, दैट इज सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट मोटिव। एग्जाम्पल से समझाना, इसको एग्जाम्पल जरूर देना समझाते हुए। ओके, नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स का मतलब यहाँ पे बेटा डिफेंस गुड्स की बात करेगी, डिफेंस गुड्स की बात करिए। डिफेंस गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो देश में सुरक्षा के लिए काम आते हैं ना, जैसे कि गन, बुलेट्स होगी, टैंकर्स हो गए, ये सारी चीजें। देखो भाई, गवर्नमेंट को डिफेंस गुड्स की प्रोडक्शन को भी बढ़ाना चाहिए। क्यों? ताकि देश को सुरक्षित किया जा सके, टेररिस्ट से, वार से, आतंकवादियों से देश को बचाया जा सके। ये भी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। अपने खर्चों को डिसाइड करते वक्त गवर्नमेंट ये देखती है कि भाई उनको कहां कहां खर्चे करने हैं, कहां पे रोड बनवानी, कहां पे रेलवे, कहां पे इंडस्ट्रीज खोलनी है, कैसे कहां क्या खर्चे करने हैं। बजट डिसाइड करते वक्त गवर्नमेंट के दिमाग में सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि भाई क्या 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 खर्चे करने हैं, उसके बेसिस से बजट बनाया जाता है कि भाई कितना खर्चा होगा। क्लियर है? चले नेक्स्ट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसको आप इक्वेलिटी के नेम से भी आ जाता है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है देश में इक्वेलिटी लेके आए, यानी अमीर गरीब का फर्क कम करे। अब उसके लिए गवर्नमेंट क्या करे ऐसा कि जिससे अमीर और गरीब का फर्क कम हो जाए, यानी इनइक्वेलिटी की प्रॉब्लम कम हो जाए। तो इसके लिए क्या करे, अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाओ, गरीबों पे कम टैक्स लगाओ। अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाओ और गरीबों पे कम टैक्स लगाओ। तो पहला पॉइंट आपका यही है कि अमीरों पे टैक्स लगाओ और गरीबों पे कम, है ना, यही करती है गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट है, जो गरीब लोग हैं उनको सब्सिडीज दो, छूट दो। जैसे कि अगर आपने देखा होगा एलपीजी पे सब्सिडीज दी गई थी बीच में गवर्नमेंट के द्वारा, तो यही गरीब लोगों को छूट दो, सब्सिडीज दो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज, फ्री हाउसिंग। गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या करे, फ्री एजुकेशन दे, सरकारी स्कूल खुलवाए। देख भाई, अमीर तो पढ़ लेगा अच्छे अच्छे स्कूलों में, प्रॉब्लम क्या है, गरीब इंसान पढ़ नहीं पा रहा। अगर पढ़ेगा लिखेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छा पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो अपने परिवार की गरीबी खत्म होगी, और गरीबी खत्म होगी तो इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम भी धीरे 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 कम होगी। यही गवर्नमेंट करे कि भाई स्कूल्स खुलवाओ ताकि गरीब इंसान भी पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करे और देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम क्या हो, कम हो। फ्री हेल्थ फैसिलिटी, देखो भाई बड़े बड़े इंसान तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करवा लेते, बट मरता कौन है, गरीब, क्योंकि उसको इलाज की उसके पास पैसे नहीं है। तो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज में भी डेवलपमेंट करे ताकि गरीब इंसान भी अपना इलाज कराए। जो इनइक्वालिटी है, अमीर तो ठीक है लेकिन गरीब बेचारा बीमारियों से मर रहा है, क्यों? क्योंकि इलाज कराने के पैसे नहीं है। तो वो फैसिलिटीज भी उनको दो ताकि जो अमीर गरीब का फर्क है वो क्या हो जाए, खत्म। नेक्स्ट, फ्री हाउसिंग, जो झोपड़पट्टियों वाला कंसेप्ट है वो खत्म करो, उनको घर बनवा के दो, पक्के मकान दो गरीब इंसान को, ताकि इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम क्या हो सके देश में, कम। नेक्स्ट, गवर्नमेंट शुड स्ट्रेंथन पीडीएस। पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर आपने सुना होगा, राशन की दुकानों पे जो गरीब इंसान है उसको क्या मिला जाता है, बेसिकली कम रेट पे उनको फूड ग्रेन्स वगैरह दिए जाते हैं, ये हमें पता है। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो गरीब लोग हैं उनके लिए कार्ड बनते हैं, स्पेशली व्हाइट कार्ड दिए जाते हैं ताकि वो कम रेट पे, जनरल प्राइस से जो कम रेट पे उनको क्या मिल सके, राशन का सामान मिल सके। तो वही है, पीडीएस को स्ट्रॉन्ग करो ताकि लोगों को, गरीब इंसान बेचारा भूखमरी से ना मरे, उसको वो सस्ते दाम पे चीजें मिल जाए और देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है जी। आगे, गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। हमारे देश में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का मतलब है लेबर का यूज करो प्रोडक्शन करते वक्त, ताकि इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े, लोगों के पास काम होगा तो लोगों के पास पैसा होगा, गरीबी कम होगी, गरीबी कम होगी तो देश में इनइक्वालिटी वाली प्रॉब्लम, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, ये जो समस्या है ना, उस समस्या का हमारा समाधान होगा कि भाई लोगों को नौकरियां दो, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाओ, चाहे इंडस्ट्रीज खुलवाओ, ताकि देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम क्या हो सके बेटा, कम हो सके। चलो जी आगे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह लेके आए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे, इंडस्ट्रीज खुलवाए, कंपनीज खुलवाए, ताकि लोगों के पास काम हो, पैसा हो, गरीबी कम हो, देश में जीडीपी बढ़े, देश में ग्रोथ हो, डेवलपमेंट आ सके। नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान के चलो 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता। स्थिरता मतलब ना ही देश में महंगाई हो, ना ही देश में मंदा हो। यानी क्या बात कर रहे हैं, ना ही देश में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो, ना ही देश में डिफ्लेशन की प्रॉब्लम हो। अब क्या करना है गवर्नमेंट को, अब ऐसा क्या करे कि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम कंट्रोल्ड हो जाए और देश में क्या आए, स्टेबिलिटी आए। अब क्या करे कि डिफ्लेशन की प्रॉब्लम कंट्रोल्ड में आ जाए, कंट्रोल्ड में आ जाए और देश में क्या आ जाए, स्टेबिलिटी आए। अब गवर्नमेंट ऐसा क्या करे, तो इसके लिए गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसीज का यूज करती है। फिस्कल पॉलिसीज का यूज करती है। फिस्कल पॉलिसीज बेटा गवर्नमेंट के, फिस्कल का मतलब होता है जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स और गवर्नमेंट के रिसिप्ट से रिलेटेड होती है, रिसिप्ट से। अब हमें पता है गवर्नमेंट बहुत सारे खर्चे करती है, देश में ग्रोथ लानी है, डेवलपमेंट लानी है, रोड, रेलवे, डैम, ब्रिजेस, स्कूल, हॉस्पिटल, पता नहीं क्या क्या खर्चे करती है। दूसरा, रिसिप्ट गवर्नमेंट किस किस फॉर्म में कमाती है, टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, बोरोइंग्स करती है फ्रॉम आरबीआई से और बोरोइंग्स करती है फ्रॉम पब्लिक से, इस फॉर्म में गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। इसी चीजों का यूज करेगी गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए। अब इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, महंगाई है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, लोगों की डिमांड ज्यादा है। क्यों डिमांड ज्यादा है, तो प्रॉब्लम इज लोगों के पास पैसा ज्यादा है, ये कारण है कि देश में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ रही है। अब क्या करे कि भाई लोगों के पास से पैसा निकल जाए, तो अब गवर्नमेंट अपने खर्चों को क्या कर देगी, कम करेगी, अपनी नौकरियां वगैरह लोगों को कम देगी ताकि लोगों के पास पैसा कम है। दूसरा, अब टैक्सेस बढ़ा देगी, लोगों से पैसा ले लेगी। प्रॉब्लम क्या थी, लोगों के पास पैसा ज्यादा, तो पैसा निकालेगी टैक्सेस की फॉर्म में, टैक्सेस को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। ठीक है। तीसरा, आरबीआई से बोरोइंग्स कम करेगी, क्योंकि जितना आरबीआई से बोरो करेगी उतना ही लोगों को पास पैसा जाएगा, है ना, आम जनता के पास पैसा जाएगा। ऑलरेडी पैसा ज्यादा, क्यों और देना है और महंगाई क्यों लेके आनी है। तो आरबीआई से बोरो कम करेगी तो लोगों के पास पैसा कम, लोगों के पास पैसा कम तो मनी की सप्लाई मार्केट में कम, मनी की सप्लाई कम तो लोगों की डिमांड कम, डिमांड कम तो प्राइस कम, प्राइस कम तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम कंट्रोल, वो सिस्टम। आगे, पब्लिक से बोरोइंग्स ज्यादा करेगी, आम जनता से पैसा उठाएगी ताकि लोगों के पास पैसा क्या हो जाए, कम। तो पब्लिक बोरोइंग्स को क्या कर देगी, ज्यादा। ये सारी चीजें क्यों करेगी, ताकि मनी की सप्लाई मार्केट में कम हो, लोगों के पास पैसा कम हो, लोगों की डिमांड कम हो। जब जेब में पैसा नहीं होगा तो खरीदेगी कम, डिमांड कम हो जाएगी। जब खरीदेंगे नहीं, डिमांड नहीं है, तो हर एक चीज के प्राइसेस क्या होंगे, कम। प्राइस कम होते ही इन्फ्लेशन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी बेटा, कंट्रोल हो जाएगी। आगे चलते हैं डिफ्लेशन के केस में। डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदा, हर एक चीज के प्राइस कम हो गए। क्यों प्राइस कम है, क्योंकि लोगों की डिमांड नहीं है। क्यों डिमांड नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं। प्रॉब्लम क्या है, लोगों के पास पैसा नहीं। अब क्या करे कि लोगों के पास पैसा आए, तो इस केस में गवर्नमेंट अपने खर्चों को बढ़ा देगी, खर्चों को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। खर्चा बढ़ाने से क्या होगा, खर्चा कर रही है, लोगों के पास काम आएगा, धंधे आएंगे, सिंपल सी बात है। खर्चा कर रही है तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा है तो मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, उनके पास पैसा ज्यादा है तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। पैसा जेब में है तो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो हर एक चीज का प्राइस बढ़ेगा। जो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम थी वो कंट्रोल हो जाएगी, देश में क्या आएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। देख भाई, ये है स्टेबिलिटी, ये है इन्फ्लेशन, ये है डिफ्लेशन। ऐसा क्या करे कि इन्फ्लेशन से स्टेबिलिटी आ जाए और ऐसा क्या करे कि डिफ्लेशन से स्टेबिलिटी आ जाए। देश में स्टेबिलिटी लानी है, ना ही इन्फ्लेशन अच्छी है, ना ही डिफ्लेशन अच्छी है, ना ही महंगाई अच्छी है, ना ही मंदा अच्छा है, वो वाली सिचुएशन है। अब टैक्सेस को क्या कर देगी, कम। ऑलरेडी लोगों के पास पैसा नहीं है तो और टैक्स की फॉर्म में लोगों से पैसा क्यों लेगी। आरबीआई से बोरोइंग्स को बढ़ा देगी, क्यों बढ़ा देगी, आरबीआई को कहेंगी चल भाई नोट छाप, लोगों को पैसा देना है, नोट छापवाएगी, लेगी और देश पे लगाएगी तो देश के लोगों के पास पैसा आएगा। जैसे पैसा आएगा, डिमांड करेंगे तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ते ही डिफ्लेशन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, कंट्रोल, और देश में क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। पब्लिक बोरोइंग्स को भी कम कर देगी। पैसा ऑलरेडी नहीं है, उनसे उधार क्यों लेगी, उनसे क्यों बोरो करेगी, उनको तो देना है, उनके पास तो पैसा होना चाहिए। पैसा होगा तो ही खरीदेंगे, तो ही डिमांड बढ़ेगी, तो ही प्राइस बढ़ेगा, तो ही डिफ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। चलो जी, क्लियर है वो टॉपिक।
अब इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, फास्ट जरूर था बेटा बट कोशिश ये की है कि आपको ये पता हो कि आपको लिखना कैसे। क्लियर है, हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझाना। 6 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब फिस्कल डिसिप्लिन, देखो भाई फिस्कल का मतलब क्या होता है? फिस्कल का मतलब बेटा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं या गवर्नमेंट के रिसीट्स होते हैं। खर्चे, एक्सपेंडिचर मतलब कहाँ कहाँ गवर्नमेंट खर्चा करती है, रिसीट्स मतलब कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के रिसीट्स इक्वल हो जाए। डिसिप्लिन मतलब इक्वल, व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर इक्वल टू द गवर्नमेंट रिसीट्स, इसको हम क्या कहते हैं? फिस्कल डिसिप्लिन। सो इट इज अ सिचुएशन व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर इक्वल टू गवर्नमेंट रिसीट्स। क्लियर है इतना? आगे हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो इसके अंदर 2 चीज आती है, एक होती है गवर्नमेंट रिसीट्स, एक होती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हमें पता है कुछ गवर्नमेंट बहुत सारे खर्चे करती है और खर्चे को करने के लिए गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसा लेके आती है, उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट रिसीप्ट। तो गवर्नमेंट रिसीप्ट 2 टाइप की होती है, एक होती है आपकी रिवेन्यू रिसीप्ट, एक होती है आपकी कैपिटल रिसीप्ट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी 2 टाइप का होता है, एक आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, बड़े ध्यान समझो। देखो भाई रिवेन्यू का मतलब क्या होता है बेटा? रिवेन्यू का मतलब होता है डेली बेसिस का, डे टू डे, डेली बेसिस का। ठीक है, रिसीट्स का मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, डेली बेसिस पे जो गवर्नमेंट के पास पैसा है उसको हम कहते हैं रिवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल का मतलब याद रखना कभी कभी, कैपिटल का मतलब है कभी कभी, ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट के पास कभी कभी आता है उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसीप्ट। रिवेन्यू मतलब डेली एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट डेली बेसिस पे करती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट कभी कभी करती है, उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद रखना रिवेन्यू मतलब डेली, कैपिटल मतलब कभी कभी। बाकी अभी डिटेलिंग्स पे चलते हैं। लो जी, पहले आपका रिवेन्यू रिसीट्स। रिवेन्यू रिसीट्स मतलब मैम वो रिसीप्ट जो गवर्नमेंट डेली बेसिस पे ले रही है ना। उसके अंदर 2 चीजें आती है, एक होती है टैक्स रिसीप्ट, एक होती है नॉन टैक्स रिसीप्ट। टैक्स रिसीप्ट जो गवर्नमेंट टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट डेली बेसिस पे कमाती है, और नॉन टैक्स रिसीप्ट मतलब और क्या चीजें हैं जो हम बात करेंगे उस फॉर्म में भी गवर्नमेंट कमाती है पैसा। अब आप मुझे बताओ, मीनिंग बताओ, जो टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट पैसा कमा रही है, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, क्या गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ रही है, गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है? नहीं जी मैम, कोई भी कर्जा नहीं बढ़ रहा। क्या गवर्नमेंट की एसेट्स कोई रिड्यूस हो रही है? वो पैसा लेके आ रही है, क्या गवर्नमेंट को कुछ बेचना पड़ रहा है उस पैसे के लिए? नहीं बेचना पड़ रहा, कोई भी गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस नहीं हो रही। ये टैक्स से गवर्नमेंट को कुछ भी बेचना नहीं पड़ रहा, अपनी एसेट्स को रिड्यूस नहीं करना पड़ा, कोई डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ रही। ये ऐसा पैसा है जिससे गवर्नमेंट की ना ही कोई लायबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ता है, ना ही कोई एसेट्स पे इंपैक्ट पड़ता है। तो फटाफट से चलते हैं, टैक्स रिसीट्स क्या होते हैं, नॉन टैक्स रिसीट्स क्या होते हैं। देखो जी, पहले आपका टैक्स रिसीट्स में प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है जिनकी इनकम ज्यादा होती है उन पे ज्यादा टैक्स लगाओ, जिनकी इनकम कम उन पे कम टैक्स। अमीरों पे ज्यादा लगाओ, गरीबों पे कम टैक्स लगाओ, उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स होता है जो सेम रेट ऑफ टैक्स लगता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक ही टैक्स है। चाहे एक इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा है, चाहे एक इंसान 10 लाख रुपए कमा रहा है, दोनों ही 10% टैक्स पे करेंगे, यानी कांस्टेंट रेट ऑफ टैक्स होता है इन केस ऑफ रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव में क्या होता है, अमीरों से ज्यादा लो, गरीबों से कम। ये बेसिकली इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम को खत्म करने में हेल्प करता है। ये टैक्स पुअर लोगों पे बर्डन होता है क्योंकि सेम रेट ऑफ टैक्स लग रहा है अमीर और गरीब पे। क्लियर है? आगे है बेटा आपका वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम वैट कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैट कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। ये बेसिकली डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे लगता है, डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे लगता है, यानी प्रोडक्शन से लेके बेचने तक बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, उसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे लगता है, यानी प्रोडक्शन से लेके बेचने तक बहुत सारे एक प्रोड्यूसर को टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। नाम से पता चल रहा है वैल्यू, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स। दूसरा है बेटा आपका स्पेसिफिक टैक्स। बेटा जो आपका स्पेसिफिक टैक्स है ना, वो आपका डिपेंड्स करता है यूनिट्स पे, साइज पे और वेट पे। कमोडिटी के यूनिट्स पे, साइज पे और वेट पे। जितना बड़ा डब्बा होगा उतना ज्यादा टैक्स, जितना कम डब्बा उतना कम टैक्स। साइज पे, वेट, जितना भारी सामान, जितना भारी कमोडिटी उतना ज्यादा टैक्स, जितना हल्का उतना ही कम। ये आपके साइज पे, आपके वेट पे, वेट के हिसाब से टैक्स लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक टैक्स। क्लियर है? अब देखो बेटा,
डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, यानी उसका जो बर्डन है वो किसी और पर्सन पे शिफ्ट नहीं होता। जैसे कि इनकम टैक्स, मेरी इनकम पे टैक्स लग रहा है तो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रही हूँ, ये क्या है आपका डायरेक्ट टैक्स, जिसका एग्जाम्पल क्या है आपका इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे, मान लो दुकानदार पे टैक्स लगा, एग्जाम्पल है इसका जीएसटी, दुकानदार को जीएसटी पे करना था गवर्नमेंट को। अब दुकानदार ने क्या किया, अपना प्रोडक्ट महंगा कर दिया और वो जीएसटी क्या किया, कस्टमर से वसूल कर लिया। यानी जो टैक्स था वो लगा दुकानदार पे था, लेकिन दुकानदार ने अपना बर्डन कस्टमर पे डाल दिया। हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं, महंगे महंगे रेस्टोरेंट को टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, लेकिन रेस्टोरेंट वाला क्या करता है, लास्ट में टैक्सेस लगा देता है, जीएसटी लगा देता है और कस्टमर पे डाल देता है। यानी अपना बर्डन वो कस्टमर पे डाल रहे हैं, यानी बर्डन को शिफ्ट किया जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसका एग्जांपल क्या है आपका जीएसटी। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं बेटा, नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट का मतलब है ऐसा डेली बेसिस पे जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, लेकिन वो टैक्स के अलावा, पहला आपका फीस है ना, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, कुछ भी लैंड की प्रॉपर्टी रजिस्टर करानी है तो हमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ती है, गवर्नमेंट का डेली बेसिस की इनकम है। फाइन, चलान कट गया, ये हमने हेलमेट नहीं पहना है ना, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो चलान कट जाता है, कोई भी रूल तोड़ो गवर्नमेंट का तो हमें जो है टैक्स पे करना पड़ता है, बेसिकली फाइन पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो वो गवर्नमेंट का क्या है, डेली बेसिस का एक रिसीट्स है उसकी। एस्टीट का मतलब क्या होता है बेटा, एस्टीट का मतलब समझो, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसका कोई लीगल हेयर नहीं है, लावारिस प्रॉपर्टी है जिसका कोई बंदा ही नहीं है उसको संभालने वाला। एग्जाम्पल के तौर पर लेती हूँ, मान लो ये घर है, ये घर मेरे दादा का था, दादा से पापा के पास है, पापा से मेरे पास है, मेरे बाद कोई बंदा नहीं है, मैं मर गई, अब इस घर की वैल्यू, अब ये घर बेचारा हो गया लवारिस, तो गवर्नमेंट कहती है जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं, है ना, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। ये घर गवर्नमेंट सील कर लेती है और गवर्नमेंट क्या कर देती है, उस पर लगा देती है भाई ऑक्शन, बेचती है और पैसा कमाती है। ये है आपका एस्टीट। ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई लीगल हेयर नहीं है, गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को क्या कर लेती, कब्जा कर लेती है उस पर और उसको आगे ऑक्शन पे बेच देती है और गवर्नमेंट क्या कमा लेती है, पैसा कमा लेती है। नेक्स्ट है बेटा आपका स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट का मतलब बड़े ध्यान समझो, एक एग्जांपल समझा लो, मान लो ये घर था मेरा, ये घर था मेरा और घर की वैल्यू थी 2 करोड़ पे, इस घर की वैल्यू थी 2 करोड़ पे। गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी करी, गवर्नमेंट ने क्या किया, मेरे घर के सामने एक पार्क बना दिया, मेरे घर के सामने पार्क बना दिया, अब लोग आने लगे, पार्क बन गया है ना, एक कह सकते हैं पोर्श एरिया बन गया है, हलचल रहने लगी वहां पे, वो एरिया बहुत चलने लगा। इस चक्कर में मेरे घर की वैल्यू होगी 5 करोड़, देख रहे हो 3 करोड़ से मेरे घर की वैल्यू बढ़ गई। अब गवर्नमेंट कहती है कि भाई मेरी डेवलपमेंट एक्टिविटीज करने की वजह से तुम्हारे घर की वैल्यू बढ़ गई है, जितनी तुम्हारे घर की वैल्यू बढ़ी है ना उसका कुछ प्रतिशत तुम मुझे दो एज अ स्पेशल असेसमेंट, क्योंकि मेरे स्पेशल काम करने की वजह से, मेरी डेवलपमेंट एक्टिविटी करने की वजह से तुम्हारे घर की वैल्यू बढ़ी है, तो मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तो अब उस बंदे को जिसका एक घर है, ओनर ऑफ द हाउस, उसको कुछ प्रतिशत, जितना भी उसके घर की वैल्यू बढ़ी उसका कुछ प्रतिशत गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट की क्या है, पैसा है, रिसीट्स है जो गवर्नमेंट डेली बेसिस पे कमाती है। ठीक है, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, इंडियन रेलवे, इंडियन ऑयल, ये गवर्नमेंट के होते हैं, हमें पता है। ऑयल, ये पेट्रोल पंप से कितना गवर्नमेंट पैसा कमाती है। लास्ट है ग्रांट्स एंड डोनेशन, कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट को डोनेट करते हैं ना, कोरोना के टाइम पे कितने लोगों ने डोनेट किया ऑक्सीजन के लिए या फिर बेड्स वगैरह के लिए, है ना, फ्लड, अर्थक्वेक, फायर, इस टाइम पे कितने लोग डोनेट करते हैं, तो ये भी गवर्नमेंट के लिए क्या है, रिसीट्स हैं जो डेली बेसिस पे गवर्नमेंट कमाती है, लेकिन वो नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। क्लियर है इतना? चलो जी, आगे हम बात करने वाले हैं कैपिटल रिसिप्ट की। हमने रिवेन्यू रिसिप्ट पढ़ लिए, रिवेन्यू रिसिप्ट के 2 टाइप थे, एक टैक्स रिसिप्ट था और एक था नॉन टैक्स रिसिप्ट। अब हम बात करने वाले कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल का मतलब ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट कभी कभी कमा रही है, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है लेकिन कभी कभी पैसा आ रहा है, उसके अंदर है बोरोइंग। क्या गवर्नमेंट डेली बेसिस पे बोरोइंग करती है? नहीं, कभी कभी बोरोइंग्स करती है, बोरो किया, उधार लिया तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है गवर्नमेंट को पैसे की तंगी थी, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत थी, लॉस में जा रही थी कंपनी, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उस एसेट्स को बेच दिया किसी भी प्राइवेट लोग को, किसी भी प्राइवेट सेक्टर को। अब बेच दिया तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। क्या गवर्नमेंट डेली बेसिस पे ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट करती है, बेचना शुरू कर देती है? नहीं, तो ये पैसा तो आ रहा है गवर्नमेंट के पास डिसइन्वेस्टमेंट से, लेकिन ये पैसा कभी कभी आता है। रिकवरी ऑफ लोन, गवर्नमेंट कोई लोन डेली बेसिस पे नहीं देती, कोई लोन उधारा किसी को डेली बेसिस पे नहीं देती। अब लोन कभी कभी दिया,
अब लोन की रिकवरी होगी, उस पर्सन ने लोन चुका दिया तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, कभी कभी पैसा आता है तो ये क्या है, रिकवरी ऑफ लोन, लोन का पैसा आ रहा है तो रिसीट्स है, कभी कभी आता है तो ये क्या है, आपका कैपिटल रिसीट्स है। क्लियर है? आप खुद सोचो, बोरोइंग्स करी तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। डिसइन्वेस्टमेंट करी, गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस हुई, बिल्कुल हुई। ये क्या है, आप देख रहे हो, गवर्नमेंट की से लाइबिलिटीज भी बढ़ती है और गवर्नमेंट की एसेट्स भी रिड्यूस होती है। ये होता है आपका कैपिटल रिसीट। रिवेन्यू रिसीट्स पे ना ही एसेट्स पे इंपैक्ट पड़ता है ना ही लाइबिलिटीज पे, यहाँ दोनों पे इंपैक्ट पड़ता है। लाइबिलिटी भी बढ़ी, उधार, लाइबिलिटी का मतलब कर्जा बढ़ रहा है गवर्नमेंट का, बोरोइंग से गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट की एसेट्स में भी रिडक्शन आ रहा है। नेक्स्ट, आगे हम बात करने वाले बजट एक्सपेंडिचर के। बजट एक्सपेंडिचर बेसिकली दो टाइप का होता है। देखो भाई, हमने बजट रिसीट्स पढ़ लिया, वैसे ही बजट एक्सपेंडिचर बढ़ने वाले। बजट एक्सपेंडिचर के भी दो टाइप्स है, पहला क्या आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट डेली बेसिस पे करती है, ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट का कभी कभी होता है। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के तीन टाइप्स है, फटाफट से देखो। रिवेन्यू मतलब ऐसा खर्चा जो डेली बेसिस पे गवर्नमेंट करती है, बिल्स, वेजेस वगैरह देना। ऑब्वियसली बात है, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उनकी दिहाड़ियां जो सैलरी है, वेजेस है, वो तो डेली बेसिस पे आएगी। ऐसा तो नहीं 6 महीने बाद आएगी, साल बाद आएगी, ऐसा नहीं। ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट डेली बेसिस पे कर रही है, वेजेस देना, इंटरेस्ट पेमेंट, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है उनको इंटरेस्ट देना, वो डेली बेसिस पे होता है। एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी, छूट देना, टैक्स की छूट देना, रॉ मटेरियल सस्ते दाम पे देना, ये सारी छूटें देना, एक्सपेंडिचर करना, सब्सिडीज वगैरह पे, ये गवर्नमेंट का डेली बेसिस का। डिफेंस परचेजेस का मतलब होता है देश की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट को डेली बेसिस पे खर्चे करने पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं है आज खर्चा कर दिया तो 6 महीने बाद खर्चा करेंगे, भाई नहीं, इतने में तो आतंक आ जाएंगे, आतंकवादी आ जाएंगे और हमारे देश में हमला करके चले जाएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। डेली बेसिस पे हमारी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, गवर्नमेंट को ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिफेंस गुड्स को खरीदने पड़ते हैं ताकि देश को सुरक्षित किया जा सके, टेररिस्ट अटैक से देश को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। क्लियर है इतना? अब आप खुद सोचो, ये कभी कभी वाले खर्चे हैं। अब आप इससे खुद बताओ मुझे, क्या इससे आपकी एसेट्स वगैरह बढ़ रही है? ये खर्चा किया, क्या गवर्नमेंट की इससे इतना पैसा गया, क्या गवर्नमेंट की कोई एसेट्स बढ़ रही है? नहीं बढ़ रहे, कोई भी एसेट्स नहीं बढ़ रही। अब इतना खर्चा किया, क्या गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी, गवर्नमेंट का जो सर का बोझ कह सकते हैं, या गवर्नमेंट का कोई कर्जा कम हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ना तो इससे कोई एसेट्स पे इंपैक्ट पड़ रहा है, ना ही कोई लाइबिलिटीज पे इंपैक्ट पड़ रहा है। कोई भी इतना खर्चा करने पर भी कोई गवर्नमेंट का कर्जा कम नहीं हुआ। क्लियर है? आगे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट कभी कभी करती है। एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग गवर्नमेंट डेली बेसिस पे रोज नहीं खरीदती, कभी कभी खरीदती है। मशीन वगैरह गवर्नमेंट रोज नहीं खरीदती, कभी कभी खरीदती है। शेयर्स वगैरह गवर्नमेंट रोज नहीं खरीदती, कभी कभी करती है। रीपेमेंट ऑफ लोन, इसका मतलब है जब लोन ही कभी कभी लिया, अब गवर्नमेंट ने मान लो कहीं से कर्जा लिया, कहीं से भी कर्जा लिया, अब वो रिपे तो करेगी, उसको वापस देगी, खर्चा हो रहा है, बाहर जा रहा है पैसा। क्या लोन डेली बेसिस पे लेती है? नहीं। जब लोन ही डेली बेसिस पे नहीं लेती तो रीपेमेंट ऑफ लोन भी कभी कभी होगा। तो वो वाली सिचुएशन है, रीपेमेंट ऑफ लोन कहा जाएगा यहाँ पे। अगर आपको याद है बोरोइंग्स पढ़ा था, वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट था। तो जब बोरो करा हुआ पैसा रिपे करेंगे तो वो भी किसका पार्ट आएगा? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट आएगा बेटा। क्लियर है? तो ये सब है। अब आप मुझे बताओ, लैंड खरीदी, मशीन खरीदी, शेयर्स खरीदी, तो एसेट्स बढ़ रही है, बिल्कुल। दूसरा, लाइबिलिटीज भी तो कम हो रही है। लोन बोरो किया था, बोरो जो लोन था, कर्जा था, उसको चुकाया जा रहा है, तो इससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज में भी क्या हो रही है? रिडक्शन आ रही है। दोनों में चेंज आ रहा है। क्लियर है इतना? अच्छे समझ आया? आगे देखते हैं बेटा, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है। प्लान एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट ने प्लान किया था। भाई रोड, रेलवे, डैम, ब्रिजेस, स्कूल, हॉस्पिटल बनाने हैं, देश की ग्रोथ लानी है, देश में डेवलपमेंट करनी है, तो एडवांस में ही गवर्नमेंट बजट बनाते वक्त डिसाइड करती है, प्लान है भाई ये खर्चा तो करना ही करना है, देश की जीडीपी बढ़ानी है, देश में ग्रोथ लानी है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का मतलब है ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट ने प्लान नहीं किया था बट हो गया। देश में नेचुरल कैलेमिटी, बाढ़ आ गई, उस सिचुएशन में वो एरिया खराब हो गया, अब उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को बहुत खर्चा करना पड़ गया। ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट ने सोचा नहीं था बट गवर्नमेंट को करना पड़ गया, नॉन प्लान। प्लान एक्सपेंडिचर मतलब जो पहले से प्लान था, जो गवर्नमेंट को पता था भाई करना ही करना है, देश की ग्रोथ लानी है। तो क्लियर है? अब बजट डेफिसिट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो भाई,
बजट हमें पता है दो टाइप का होता है, जिसमें एक्सपेंडिचर्स भी आते हैं और गवर्नमेंट के रिसीट्स भी आते हैं। डेफिसिट का मतलब होता है कमी होना। कमी होने का मतलब है जब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा और गवर्नमेंट के पास पैसा कम है, रिसीट्स कम, उसको हम कहते हैं बजट डेफिसिट। व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन गवर्नमेंट रिसीट्स, इसको हम क्या कहते हैं, बजट डेफिसिट। ये तीन टाइप का होता है, एक होता है आपका रिवेन्यू डेफिसिट, एक होता है आपका फिस्कल डेफिसिट और एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम। रिवेन्यू डेफिसिट हम पढ़ते हैं पहले। रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब है, डेफिसिट मतलब खर्चे ज्यादा और पैसा कम है। जब आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है एज कंपेयर टू रिवेन्यू रिसिप्ट, यानी डेली बेसिस के खर्चे ज्यादा है, डेली बेसिस का पैसा कम आ रहा है, ये क्या है आपका रिवेन्यू डेफिसिट। इसका फॉर्मूला देख रहे हो, रिवेन्यू डेफिसिट निकालना है तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। फॉर्मूला याद कर लेना, कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है इस पे। क्लियर है इतना? अब ये क्या शो कर रहा है, इम्प्लीकेशन क्या है, अब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा है, गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा है और गवर्नमेंट के पास पैसा कम है, ये क्या शो कर रहा है कि गवर्नमेंट इज इनकैपेबल ऑफ गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट इतनी भी कैपेबल नहीं है कि अपने डेली बेसिस के खर्चे उठा सके। इट शोज दैट द गवर्नमेंट इज डिस सेविंग। सेविंग्स का मतलब क्या होता है, पैसा बचाना। डिस सेविंग्स का मतलब होता है पैसा उड़ाना। ये क्या शो कर रहा है कि भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या कर रही है, बहुत ज्यादा कर रही है। इट इज अ वार्निंग सिग्नल फॉर द गवर्नमेंट कि या तो अपने खर्चे कम करे या अपनी रिसीट्स बढ़ाए, या तो अपने खर्चे कम करे या अपनी रिसीट्स बढ़ाए, ताकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन बी इक्वल टू योर रिवेन्यू रिसिप्ट। ये अच्छी सिचुएशन है, ये खराब है, यही बात कर रहे बजट डेफिसिट। या तो अपने खर्चे कम करे या अपने रिसिप्ट्स को बढ़ाए, ये बात हो रही है। अब क्या करे ऐसा गवर्नमेंट की अपने रिवेन्यू डेफिसिट की प्रॉब्लम को क्या किया जा सके, कॉप अप किया जा सके, निकल बाहर से। या तो बोरोइंग्स करे, देखो सीधी सी बात है, ये सिचुएशन है, सीधी सी बात है, या तो अपने खर्चे करे कम करे या अपने रिसीट्स को बढ़ाए। रिसीट्स मतलब पैसा ले, किसी भी फॉर्म में पैसा ले, चाहे वो बोरोइंग्स करे, डिसइन्वेस्टमेंट करे, अपनी प्रॉपर्टी बेच के पैसा ले, या फिर अपने खर्चों को कम करे, या फिर इंप्रूव करे अपने रिसीट्स को। रिसीट्स को इंप्रूव करने का मतलब टैक्स को बढ़ाए तो ही गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा आएगा, सब्सिडीज को कम कर दे, ये सब करे गवर्नमेंट ताकि गवर्नमेंट के पास रिसीट्स बढ़ जाए और एक्सपेंडिचर्स कम हो जाए, ताकि रिसीट्स और एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, आपके इक्वल आ जाए। क्लियर है बेटा? ये है आपका टॉपिक। नेक्स्ट, फिस्कल डेफिसिट, जिसको हम बोरोइंग्स भी कहते हैं, याद रख लेना, फिस्कल डेफिसिट को हम बोरोइंग्स भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला देख लो भाई। फिस्कल डेफिसिट का मतलब देखो, डेफिसिट है मतलब ऑब्वियसली बात है एक्सपेंडिचर ज्यादा और रिसीट्स कम है। फिस्कल का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है और रिसिप्ट से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, एक्सपेंडिचर से और रिसिप्ट से रिलेटेड होता है। तो वही है, इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग्स। याद रख लेना, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, लेकिन रिसिप्ट में बोरोइंग माइनस होती है, इंक्लूड नहीं होती। हमें पता है टोटल एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आते हैं, ठीक है, डेली बेसिस का खर्चा और कभी कभी वाला खर्चा। टोटल रिसिप्ट में भी दोनों आते हैं, कभी कभी वाली रिसिप्ट और कभी कभी वाली रिसिप्ट्स और डेली बेसिस पे, लेकिन बोरोइंग्स नहीं आएगी। ये जो कैपिटल रिसिप्ट में हम तीन चीजें पढ़ते थे ना, बोरोइंग्स पढ़ते थे, डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ते थे, बोरोइंग्स पढ़ते थे, डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ते थे, और तीसरी क्या पढ़ते थे आप, फटाफट से बताओ, रिकवरी ऑफ लोन। ये तीन चीजें पढ़ते थे आप। बोरोइंग्स नहीं आएंगी, ये दो चीजें कैपिटल रिसिप्ट में यहाँ आएगी, वही वाली बात कर रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट को हम क्या बोलते हैं, बोरोइंग बोलते हैं, याद रख लेना, इसी का दूसरा नेम है। अब देखो भाई, फिस्कल डेफिसिट यानी बोरोइंग्स तीन फॉर्म में हो सकती है। एक तो या तो आरबीआई से पैसा उठाया, बाहर की कंट्री से पैसा उठाया, या आम जनता से पैसा उधार लिया, ये वाली सिचुएशन हो सकती है। अब इसकी कुछ इंप्लीकेशन है। इंप्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है, बोरोइंग। बोरोइंग से क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारे देश में, हम उसके बारे में बात करें। अभी तक हमें ये पता है कि भाई जो बोरोइंग है वो तीन फॉर्म में होती है। एक तो आरबीआई से होती है, ठीक है, दूसरी किससे होती है, बाहर की कंट्री से यानी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से होती है, तीसरी किससे होती है, आम जनता से होती है यानी पब्लिक से होती है। पहला है आपका इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, देश में महंगाई आती है बोरोइंग से। कैसे महंगाई आती है, अब सोचो खुद, जब आरबीआई से बोरो किया, मान लो पहला केस ले लेती हूँ, मान लो गवर्नमेंट ने उधारा लिया आरबीआई से बोरो लिया, पैसा उठाया तो देश पे गया पैसा, देश में आया तो देश की मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा। जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो देश में परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, लोगों की ऑब्वियसली खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। जब लोग ज्यादा खरीदेंगे तो लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो हर एक चीज का प्राइस बढ़ जाएगा, और प्राइस बढ़ते ही देश में क्या आ जाएगी, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। ये भाई डब्बे में डब्बा जो बना रही हूँ ना, लिख लेना, पेपर में काम आएगा। आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, पहले महाभारत लिखो और फिर डब्बे में डब्बा बनाओ इसका, तो पेपर में आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो पूरे 4 नंबर मिलेंगे।
क्लियर है। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का मतलब है तो देश में महंगाई आएगी। अगर आरबीआई से ज्यादा बोरोइंग करेगी तो मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर मतलब लोगों की खरीदने की क्षमता, डिमांड बढ़ेगी। जैसे डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ते ही देश में क्या आ जाएगी, महंगाई आ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगी। दूसरा केस है माउंटिंग डेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। यहाँ पे जो है बोरोइंग्स कर रही है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। किससे कर रही है, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मान लो गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत थी, एक कंट्री से गवर्नमेंट ने उधारा लिया, ठीक है जी। अब गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उधार को चुका सके, इसलिए गवर्नमेंट ने कहीं और कंट्री से उधार ले लिया और ये उधार को चुका दिया। अब गवर्नमेंट ने एक और उधार ले लिया, अब गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि उस उधार को चुका सके, इसलिए गवर्नमेंट ने किसी और कंट्री से पैसा उधार ले लिया और उस उधार को चुका दिया। यानी गवर्नमेंट क्या हो रही है, कर्जे में डूबती जा रही है। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि अपने उधार को चुका सके, इसलिए एक उधार को चुकाने के लिए एक और उधार ले रही है, एक और उधार को चुकाने के लिए एक और उधार ले रही है। ये है आपका माउंटिंग डेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। तीसरा पॉइंट है आपका हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी। कहने का मतलब है यहां पे आएगा पब्लिक बोरोइंग्स। पब्लिक बोरोइंग्स अगर गवर्नमेंट आम जनता से पैसा ज्यादा उठा रही है, यानी आम जनता के पास पैसा कम, आम जनता के पास पैसा कम यानी मनी की सप्लाई मार्केट में कम, लोगों के पास पैसा कम तो लोगों की परचेजिंग पावर कम, लोगों की खरीदने की क्षमता कम तो लोगों की डिमांड कम। जब लोगों की डिमांड नहीं होगी तो बनाने वाला प्रोडक्शन कम करेगा। जैसे ही देश में प्रोडक्शन कम होगी देश का जीडीपी क्या होगा, कम होगा। वही वाली बात करें, हाई फिस्कल डेफिसिट मतलब हाई बोरोइंग से क्या होगा, देश का जीडीपी भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ये देख लेना भाई, क्लियर है। आगे है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट को बड़े ध्यान समझो। क्राउडिंग आउट इफेक्ट को मतलब समझो। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब है बेटा, देखो भाई, ये मान लो हमारे देश के बैंक्स है, क्या हुआ, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत थी तो गवर्नमेंट पहुंच गई कमर्शियल बैंक के पास और मान लो इस बैंक के पास बजट था 10 करोड़ का, वो उधार दे सकती थी। बैंक के पास 10 करोड़ पे की वो क्या कर सकती थी, लोगों को लोन की फैसिलिटी दे सकती थी। गवर्नमेंट की पैसे की जरूरत थी तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 8 करोड़ पे बैंक से उधार ले लिए। अब बैंक तो ऑब्वियसली सरकार को मना नहीं कर सकती, तो बैंक ने क्या कर दिया, उनको लोन दे दिया, गवर्नमेंट को 8 करोड़ पे दे दिया। अब बैंक के पास कितने पैसे बचे, सिर्फ 2 करोड़ पे बचे, जो प्राइवेट इन्वेस्टर को वो दे सकती है पैसा। अब बैंक्स ने देखा कि उनके पास तो पैसे कम है, पैसे की तंगी है, लेकिन लोग लेने वाले लोन बहुत है, तो बैंक ने क्या कर दिया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोग, आम जनता लोग जो है ऑब्वियसली लोन को क्या लेगी, कम लेगी। लोन कम लेगी तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट वो बिजनेस में कम करेगी। जैसे ही वो बिजनेस में पैसा कम लगा रही है मतलब देश में प्रोडक्शन कम मतलब जीडीपी कम। दिस इज योर क्राउडिंग आउट इफेक्ट। जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत थी तो वो कमर्शियल बैंक के पास चलेगी, कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट, ब्याज को बढ़ा दिया ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर कम लोन ले। अब ब्याज बढ़ गया तो वो लोन कम ले रहे हैं, इंटरेस्ट लोन कम ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं यानी प्रोडक्शन कम तो यानी जीडीपी कम। क्लियर है, समझ गयो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ के साथ, ठीक है जी। अब देखो बेटा, लास्ट पॉइंट है इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है, उधार लेने की। देखो भाई, अगर एक बार गवर्नमेंट ज्यादा उधार लेगी तो एक टाइम के बाद उसकी क्रेडिबिलिटी, क्रेडिट वर्दीनेस क्या हो जाएगी, कम। सिंपल सी बात है, अगर आप एक दोस्त से बारी बारी उधार लोगे ना, दूसरी बार दोस्त कहेगा भाई मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। वही जब एक देश बारी बोरो करेगा, उधार लेगा, तो एक बारी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, दूसरी कंट्री आपको उधार देना ही बंद कर देगी कि भाई ये कंट्री तो भिखमंगी है, सारा टाइम पैसे मांगती रहती है। लोग डरेंगे इन्वेस्ट करने से भी, क्योंकि उनको लगेगा भाई वो देश अपना खुद का खर्चा तो चला नहीं पा रही, सारा टाइम बोरोइंग्स कर रही है, उधार ले लिए, कहीं मैं उस कंट्री में जाके इन्वेस्ट करूं, मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा। लोग डरेंगे, गवर्नमेंट की क्रेडिट वर्दीनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये है आपका ये वाला पॉइंट। क्लियर है इतना? आगे बेटा पढ़ते हैं प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट मतलब समझो क्या। देखो भाई, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है मैम, बोरोइंग्स होता है, बिल्कुल बोरोइंग जो आज ली है ना। इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है वो लास्ट ईयर की होती है। क्या होती है भाई, याद रख लेना, जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है वो लास्ट ईयर की होती है, बोरोइंग जो होती है वो आपकी करंट ईयर की होती है। मतलब क्या हुआ, मतलब समझो। देखो भाई, देश की गवर्नमेंट ने उधारा लिया,
अब हमें पता है जब भी उधार लेते हो तो अगले साल उधार का इंटरेस्ट के साथ ब्याज चुकाना पड़ता है। अब वो वाली बात हो रही है, जो भी उधार लेते हैं उसका ब्याज तो चुकाना पड़ता है, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लास्ट ईयर का मतलब है पिछले साल जो मैंने उधार लिया उसका ब्याज तो मैं इस साल चुकाऊंगी ना। वही वाली बात है, जो मैंने आज उधारा लिया, किसी रूप में पैसा उधारा लिया, वो पैसा आया, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल जो मैंने लोन लिया वो लोन का उधार मैं आज चुका रही हूँ, बचा हुआ पैसा जो है वो मेरा प्राइमरी डेफिसिट है जो आज मैं देश के लिए यूज करूंगी। यानी जो उधार मैं आज ले रही हूं माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर उधार लिया था उसका ब्याज तो मैं आज चुकाऊंगी ना, वो चुकाने के बाद का जो पैसा है वो है आपका प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर है? अब एक चीज समझो, मान लो गवर्नमेंट ने 1 करोड़ पे उधारा लिया और लास्ट ईयर का जितना भी उधारा लिया उसका ब्याज 1 करोड़ पे, उसका ब्याज 1 करोड़ पे है, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या हो गया? 0 हो गया। ये प्राइमरी डेफिसिट 0 का मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट ने उधार लिया ना वो सिर्फ पास्ट ईयर की इंटरेस्ट की पेमेंट को चुकाने के लिए, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे कि वो ब्याज चुका पाए, इसलिए गवर्नमेंट ने उधार लिया। आज क्यों उधार लिया? ताकि पिछले साल का ब्याज को चुका सके, इसलिए 0 प्राइमरी डेफिसिट आया। क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डज 0 प्राइमरी डेफिसिट मीन? इट मींस दैट द गवर्नमेंट ने जो भी उधार आज लिया है वो सिर्फ और सिर्फ पिछले साल के ब्याज की पेमेंट को चुकाने के लिए लिया है। ये है आपका 0 प्राइमरी डेफिसिट। में समझ लेना बेटा, ये जरूर रीड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई प्राइमरी डेफिसिट एक वार्निंग सिग्नल है गवर्नमेंट के लिए, ये शो कर रहा है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा वेस्टफुल खर्चा कर रही है, इतना ज्यादा बोरो कर रही है, इतना ज्यादा उधार ले रही है। इसका मतलब ये है कि बहुत वेस्टफुल खर्चा कर रही है, बहुत नाजायज का खर्चा कर रही है। ये 0 प्राइमरी डेफिसिट क्या शो करता है जरूर रीड कर लेना, जो आपको पता है वही लिखा हुआ है इसमें। क्लियर है? अब देखो, अब जो लास्ट टॉपिक है वो आपका बैलेंस और अनबैलेंस बजट पे है। पहला टॉपिक है आपका बैलेंस बजट। बजट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं और गवर्नमेंट के रिसीट्स होते हैं। बैलेंस का मतलब क्या है? जब वो दोनों इक्वल हो उसको हम क्या कहते थे? बैलेंस बजट कहते थे। इट इज अ सिचुएशन व्हेन गवर्नमेंट के रिसीट्स और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स क्या है? इक्वल है। अब उसके कुछ फायदे और उसके कुछ नुकसान है। पहला फायदा क्या है? अब ऑब्वियसली बात है, जितना गवर्नमेंट के पास पैसा है, जितना गवर्नमेंट के पास पैसा है उतनी गवर्नमेंट खर्च कर रही है, यानी गवर्नमेंट नाजायज खर्चा नहीं करे। तो ये शो कर रहा है कि गवर्नमेंट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स नहीं कर रही। दूसरा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब है स्टेबल होना, देश में स्टेबिलिटी है, ना ही ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है ना ही कम पैसा खर्च किया जा रहा है। ये ऐसी सिचुएशन है, ना ही ज्यादा खर्च कर रही है ना ही कम खर्च कर रही है, बिल्कुल है, जितना पैसा है उतना ही खर्च कर रही है। तो ये क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाता है देश में। तीसरी सिचुएशन है फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन का भी मतलब यही होता है। फिस्कल डिसिप्लिन मतलब व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर इक्वल टू गवर्नमेंट रिसीव्ड। ये सिचुएशन क्या ला रहा है? देश में फिस्कल डिसिप्लिन की सिचुएशन लेकर आ रहा है। डीमेरिट्स क्या है? अगर देश में बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी देश में बेरोजगारी है, बहुत समस्याएं, गरीबी है। उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे, लोगों को काम देना पड़ेगा, रोड, रेलवे, डैम, ब्रिजेस, स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज, कंपनीज खोलनी पड़ेगी, बहुत खर्चे करने पड़ेंगे ताकि लोगों के पास काम आए, धंधे आए, पैसे आए, गरीबी कम हो, देश में ग्रोथ हो, देश में डेवलपमेंट हो। तो उस सिचुएशन में ये सिचुएशन अच्छी नहीं। दूसरा, अगर देश में लेस डेवलप कंट्री है तो उस सिचुएशन में भी अच्छी नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। आगे अब अनबैलेंस बजट पढ़ते हैं। अनबैलेंस बजट का मतलब ये होता है या तो बजट सरप्लस है या बजट डेफिसिट है। बजट सरप्लस का मतलब क्या होता है? जब गवर्नमेंट के पास रिसीट ज्यादा और खर्चे कम, पैसा ज्यादा और खर्चे कम। बजट डेफिसिट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट खर्चे ज्यादा कर रही है और गवर्नमेंट के पास पैसा कम। ये दो सिचुएशन है, एक एक सिचुएशन को बड़े ध्यान से समझते हैं। पहला हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं बजट सरप्लस, यानी गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा है, बजट रिसिप्ट ज्यादा है, और बजट एक्सपेंडिचर यानी पैसा ज्यादा और खर्चा कम कर रही है। तो ये क्या शो कर रहा है कि गवर्नमेंट खर्चा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं कर रही। दूसरा, इन्फ्लेशन है अगर देश में, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? महंगाई। महंगाई, हर एक चीज के प्राइसेस ज्यादा। क्यों ज्यादा है? डिमांड ज्यादा। क्यों ज्यादा है? लोगों के पास पैसा ज्यादा है। उस सिचुएशन में ऑलरेडी लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को और खर्चे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा गवर्नमेंट खर्चा करेगी उतना ज्यादा लोगों के पास और पैसा आएगा। और उस सिचुएशन में अच्छी है क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा नहीं करी। तो इन्फ्लेशन के केस में अच्छी सिचुएशन है कि गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा नहीं करे। आगे हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अगर देश में बेरोजगारी है और उस सिचुएशन में गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर रही तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि देश में बेरोजगारी है, समस्याएं हैं, लेस डेवलप कंट्री है। उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को खर्चे करने पड़ते हैं। देश में ग्रोथ
लानी है, देश में डेवलपमेंट लानी है। अगर देश में डिफ्लेशन है, मंदा पड़ चुका है देश, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। तो उस सिचुएशन में अच्छी नहीं है ये वाली सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है और पैसा गवर्नमेंट के पास ज्यादा है। डिफ्लेशन मतलब मंदी पड़ गई है मार्केट, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को खर्चे करने पड़ेंगे देश में मंदी की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। नॉट गुड फॉर लेस डेवलप्ड कंट्री, ये आपको पता है। इस सिचुएशन से देश में लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की सिचुएशन आती है। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप का मतलब पता है, देश गिर जाएगा अगर देश की गवर्नमेंट सरकार खर्चे नहीं करेगी देश पे। देश की डेवलपमेंट लानी है, ग्रोथ लानी है, तो देश पे खर्चे करने पड़ेंगे। वही वाली बात है, अगर गवर्नमेंट खर्चे कम कर रही है तो लोगों के पास पैसा कम, लोगों के पास पैसा कम, परचेसिंग पावर कम। अगर लोगों की परचेसिंग पावर कम, लोग खरीदेंगे नहीं, डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं तो लोग बनाने वाला प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कम करेगा। जब प्रोडक्शन कम तो जीडीपी कम, जीडीपी कम तो देश भी गिर जाएगा। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप मतलब देश गिर जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं भाई बजट डेफिसिट क्या होता है। बजट डेफिसिट का मतलब जब गवर्नमेंट खर्चे ज्यादा कर रही है, गवर्नमेंट के पास पैसा कम है। ये इसके फायदे क्या और इसके नुकसान देख लेते हैं। अगर देश में डिफ्लेशन है, अगर देश में डिफ्लेशन है, मंदी पड़ चुकी है, तो उस सिचुएशन में अच्छी है, क्योंकि गवर्नमेंट खर्चे ज्यादा कर रही है। अगर खर्चे ज्यादा कर रही है तो लोगों के पास पैसा आएगा और मंदी की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी मार्केट में? मंदी मतलब लोग खरीद नहीं रहे, लोगों के पास पैसा नहीं, ये प्रॉब्लम होती है मंदी पड़ जाना। अब खर्चा कर रही है तो लोगों के पास धीरे धीरे पैसा आएगा तो धीरे धीरे लोग खरीदने लगेंगे, डिमांड बढ़ने लगेगी। ये सिचुएशन अच्छी है। अगर देश लेस डेवलप्ड है तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट अगर खर्चा ज्यादा कर रही है तो बहुत अच्छी सिचुएशन है। अगर देश में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी, पुअर्टी जैसी ये समस्याएं, इनइक्वालिटी जैसी प्रॉब्लम है, और उस सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट खर्चे ज्यादा कर रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि जितना खर्चा करेगी उतने ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, पैसा आएगा, गरीबी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी। ये अच्छी बात है। क्लियर है? नेक्स्ट डीमेरिट्स, ये क्या शो कर रहा है कि भाई गवर्नमेंट बहुत ज्यादा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कर रही है, बहुत ज्यादा नाजायज खर्चा कर रही है देश पे। इन्फ्लेशन के केस में ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई बहुत है, लोगों के पास पैसा बहुत है। अगर ज्यादा खर्चा करेगी तो और लोगों के पास पैसा आएगा, तो अच्छी बात नहीं है, और महंगाई बढ़ जाएगी। तो इन्फ्लेशन के केस में अगर गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगी तो वो अच्छी बात नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक में। तो भाई फटाफट से हम देखते हैं, चैप्टर हुआ समाप्त। बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करी गई थी छोटी वीडियोस में आपको ज्यादा समझाने की कोशिश करी गई है। बस बेटा ऐसे ही प्यार देते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।